सभी सुनने वालों को, सभी सखियों को चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और आज बहुत खास दिन हम मना रहे हैं जी। और मेरे ख्याल से सभी को अंदाजा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज है गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, तो सभी को बधाइयाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज की 2 अक्टूबर है, तो दोनों लोगों का जन्मदिन होता है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। और आज है अस्पृश्यता निवारण सप्ताह है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है और विश्व पर्यावरण दिवस भी है। बिल्कुल। और इसके अलावा आज कार्यक्रम में सखियों को, हमारे सभी सुनने वालों को कथा सुधा का भी इंतजार रहता है। तो जो कहानी वो पिछली 2 किश्तों से सुन रहे हैं, यानी कि प्रायश्चित मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी, इसका तीसरा भाग वो सुनेंगे। क्योंकि जब कहानी सुनते हैं ना, तो एक मन में यूं लगा रहता है कि आगे क्या होने वाला है, कहानी में डूब जाते हैं ना। इतनी अच्छी कहानी है, तो तीसरा भाग हमारे सभी साथी लोग सुनेंगे ध्यान से। और आज चूंकि महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें हम बापू या महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं, 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे। जी मंजरी। और हम उनके विचारों को अपने अंदर आत्मसात करते रहेंगे। बिल्कुल। और उन्हीं के विचारों के सम्मान में आज के दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता ही है। देश भर में इस दिन बहुत सारे आयोजन होते हैं और स्वच्छता संबंधी जन आंदोलन में भी सभी लोग अपने अपने जितना उनसे हो सकता है वो श्रमदान करते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें उत्साह के साथ सब एकजुट होकर जब इन अभियान का हिस्सा हम बनेंगे, तो कह सकते हैं कि पूरा देश साफ सुथरा होगा और अपने आसपास की हर तरह की स्वच्छता की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। फिर सिर्फ गली या मोहल्ला नहीं, हर जगह सार्वजनिक स्थल हैं, पार्क हैं, बीच हैं, धार्मिक स्थल हैं, सब जगह स्वच्छता का वातावरण होगा। बिल्कुल। और आज के दिन सब लोग ऐसा प्रयास कर भी रहे हैं चंचल। और देखो, बापूजी ने देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। कानून की डिग्री होते हुए भी अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन भी किए और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार की नींव कमजोर हो गई थी। उन्होंने सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, नारी सशक्तिकरण के साथ अहिंसा से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सभी को प्रेरित किया। और ऐसे बहुत सारे नारे भी उन्होंने दिए, आंदोलन तो किए ही, नारे भी उन्होंने दिए, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, जहां प्रेम है वहीं जीवन है। वो सहिष्णुता, त्याग, संयम, सादगी की एक बहुत बड़ी मिसाल थे मंजरी। और अपने कई विचारों जो उनके थे, उनके वजह से ही आज देश को आज़ादी मिली। और जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है, भविष्य है, वो हैं देश के युवा और बच्चे। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इन्हीं संस्कारों को, इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़े। और हम भी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। आज के टूटे खंडरों पर तुम कल का देश बसाओगे। जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही बुनियादें हो, तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की। बच्चों तुम तकदीर हो। का बोए ना, जो सदियों के बाद मिली है वो आजादी।
न उभरे फिर कोई जाफर न उठे, गैरों का दिल खुश करने को अपनों पर खंजर न उठे। धन दौलत के लालच में, धन दौलत के लालच में तौहीन न हो ईमान की, बच्चों तुम तकदीर हो। नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है, जिसको कुछ अधिकार न हो वो घर की रानी माना है। तुम ऐसा आदर मत लेना, तुम ऐसा आदर मत लेना, आड़ हो जो अपमान की, बच्चों तुम तकदीर हो। रह न सके अब इस दुनिया में युग सरमायादारी का, तुमको झंडा लहराना है मेहनत की सरदारी का। तुम चाहो तो बदल के रख दो, तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की, बच्चों तुम तकदीर हो। तो अरमान और सपने चाहे वो बापू के हों, नेहरू के हों या लाल बहादुर शास्त्री के, हमारी युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं उन्हें ही आगे आकर उन्हें पूरा करना है। बिल्कुल पूरा करना है और हमें संदेशों को पढ़कर आगे की चीजें पूरी करनी है। तो एक संदेश में लिखते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री जी विभिन्न ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। बहुत सही बात लिखी है और ये अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है। और हम बात कर रहे हैं अब लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था और ये हुआ था मुगलसराय, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और इनके पिताजी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हुआ करते थे, जो बाद में आगे चलकर राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी उन्होंने की। परिवार में प्यार से उनको नन्हे कहकर बुलाया जाता था। और जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो नाना के घर पे उनका पालन पोषण हुआ और उनकी मौसी जी ने उनकी देखभाल में बड़ा सहयोग दिया। प्राथमिक शिक्षा के बाद काशी विद्यापीठ से आगे की शिक्षा उन्होंने पूरी की और यहीं पर शास्त्री की उपाधि भी उन्होंने हासिल की। और चंचल 1928 में उनका विवाह ललिता शास्त्री जी से हुआ। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़े और देश सेवा का व्रत लेते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सच्चे गांधीवादी और सादगी से जीवन बिताना पसंद करते थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी कार्यक्रमों और आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसके कारण जेल भी जाना पड़ा। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। और हमारे एक सुनने वाले ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियां लेकर भेजी हैं मंजरी, जो मैं पढ़ती हूँ। जीवन के सूखे मरुस्थल में झेले ये झंझावात कई, जितनी बाधा कंटक आते उनसे वो पाते शक्ति नई। विश्वासी धर्मनिष्ठ कर्मठ निज देश प्रेम से ओत प्रोत, सामर्थ्य हिमालय से ऊंची, मन में जलती थी ज्ञान ज्योत। थे कद से छोटे से दिखते, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, थे लाल बहादुर शास्त्री वो इस धरती के थे रखवारे। उनके ही दृढ़ अनुशासन से वो पाक हिंद से हारा था। जय जवान और जय किसान का यही तो उनका नारा था। गए ताशकंद में शांति हेतु, चिर शांति वहीं पर प्राप्त हुई, सोया है लाल बहादुर अब।
ये खबर वहीं से प्राप्त हुई। क्या बात है। और एक संदेश और में लिखते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्रसिद्ध नारा था जिसका मतलब था कि भारतीय सेना और किसान दोनों ही राष्ट्र के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस नारे को भारतीय समाज ने बड़े प्रेम और समर्थन के साथ अपनाया था। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के अहिंसा और शांति के मूल्यों के प्रति समर्पित थे। उन्होंने विश्व शांति और सहमति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता और आदर्शपूर्ण उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र नमन। बिल्कुल, उनके जो नारे थे जय जवान जय किसान, यानी कि किसान और जवान दोनों को साथ लेकर ही देश का उत्थान हो सकता है या विकास हो सकता है। और इस तरह के नारे जो थे ये जनता का मनोबल बढ़ा दिया करते थे। सारा देश उस समय एकजुट हो गया और उनकी सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी, इन चीज़ों को आज भी हम याद करते हैं। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 11 जनवरी 1966 का वो दिन था जब इस फानी दुनिया को वो अलविदा कह गए थे। अब एक गीत के साथ हम आगे बढ़े। आज हम मना रहे हैं जन्मदिन दो महाविभूतियों का, जो कि हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, है ना। और
उन्हें हम बापू कहकर भी बुलाते थे, जी। क्योंकि वो सबके इतने प्यारे थे, बुजुर्ग थे और सबने बहुत स्नेह किया उन्हें और अहिंसा का नारा उन्होंने दिया। जी। इसीलिए आज ही के दिन को 2 अक्टूबर को ही चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के लिए। मंजरी। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के प्रणेता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया था। गांधी जी, जिन्होंने भारत की आजादी दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई और दुनिया भर में नागरिक के अधिकारों, सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक आंदोलनों की प्रेरणा भी वो बने रहे। अपने पूरे जीवन में जो दमनकारी परिस्थितियां और दुर्गम चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, लेकिन अहिंसा के प्रति जो उनका विश्वास था, उसके प्रति वो अडिग रहे और प्रतिबद्ध रहे। बिल्कुल, और अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। बिल्कुल, भारत द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने, जिसे सर्वसम्मति से 15 जून 2007 को पारित कर दिया गया था, ताकि शांति और अहिंसा के विचार पर अमल किया जा सके और इस दिन को फिर चुन लिया गया इस मनाने के लिए। बिल्कुल, और गांधी जी का दर्शन और उनकी विचारधारा सत्य और अहिंसा, भगवत गीता और शांतिवादी शिक्षाओं से प्रभावित है। गांधी जी आध्यात्मिक और व्यवहारिक शुद्धता का पालन करते थे और सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। उनका विश्वास था कि बोलने पर संयम रखने से उन्हें आंतरिक शांति मिलती है। बिल्कुल, और ये जो महात्मा जैसी बातें हम उनके बारे में करते हैं कि भाई आंतरिक शांति, ध्यान, ये सभी बातें क्योंकि उनमें थी, और ये जो महात्मा की उपाधि है ये उन्हें दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जी। और क्योंकि बहुत सारे उन्होंने जो कहते हैं ना कि समाज में उत्थान के काम किए, तो ऐसा ही एक दिन और आज हम मनाते हैं, जो 2 से 8 अक्टूबर तक जो पहला सप्ताह होता है, इसके दिन हम मनाते हैं अस्पृश्यता निवारण सप्ताह, और साथ ही एक सप्ताह और मनाते हैं खास तौर पर जो है वन्य प्राणी सप्ताह। तो हम बात कर रहे थे अस्पृश्यता निवारण सप्ताह के बारे में, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और समाज में जाति के आधार पर जो भेदभाव लोगों के बीच होता है उसमें जागरूकता आए, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने 1955 में इस अधिनियम को पेश किया, अस्पृश्यता अधिनियम को, और इसे भारत सरकार द्वारा सभी जाति आधारित पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। और महात्मा गांधी जी ने समाज की मूल धारा से अलग लोगों को ईश्वर की संतान कहा था। इस सामाजिक बाधा को दूर करने के लिए सालों तक लड़ने के बाद अस्पृश्यता को आखिरकार कानूनी रूप से वर्ष 1950 में भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 17 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मंजरी, इस तरह की बातें तो हम करते हैं, लेकिन इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है और रोकने में हम सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और रोकने के लिए जब तक शिक्षा नहीं होगी लोगों के पास में, इन चीजों को रोका नहीं जा सकेगा। इसीलिए अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए शिक्षा एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। इन छात्रों के बीच सामान्य और तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रावास, आवास, किताबें, स्टेशनरी, इन सभी चीजों को प्रोत्साहन के रूप में भी प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है। और आर्थिक और रोजगार की सुविधाएं, छात्रों और युवाओं को विभिन्न शिल्प और तकनीकी कौशल में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है और अपने स्वयं के लघु और कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी की जा सकती है। उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें यथासंभव रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है और औद्योगिक उद्यमों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसी तरह से अगर आवास की सुविधाएं उनके लिए हों, तभी भी अस्पृश्यता उन्मूलन हो सकता है। वर्तमान में ये लोग ज्यादातर झुग्गियों में या कच्ची बस्तियों में रहते हैं और आवास की बहुत खराब स्थितियां न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी नैतिकता को भी मंजरी प्रभावित करती हैं। इसीलिए पर्याप्त आवास की सुविधाएं उन्हें दी जा सकती हैं, और ताकि उनका जो रहन सहन है वो अच्छी तरह से विकसित हो सके। उनके पुराने और खराब मकान जो हैं, उनकी मरम्मत के लिए उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है। ये सब कार्यक्रम होंगे तो ये जो सप्ताह हम मना रहे हैं, कह सकते हैं कि ये सफल हो सकेगा। बिल्कुल, और सबका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। और सुनते हैं गीत।
तो देखो चंचल एक कमेंट आया, पढ़ते हैं। 1965 के युद्ध से नाराज अमेरिका ने भारत को गेहूं देने में आनाकानी की। शास्त्री जी के स्वाभिमान को बेहद ठेस पहुंचा और उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार से एक दिन का अनाज त्यागने की बात की। जब परिवार ने इसे सहज स्वीकार कर लिया और एक समय का उपवास रखा, अन्न त्याग किया, तब उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हम सभी एक टाइम का उपवास करेंगे तो हमारे अनाज की खाना पूर्ति हो जाएगी। देशवासियों ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया। किसानों को संदेश दिया कि वो गेहूं का उत्पादन अधिक करें और भारत को गेहूं अनाज के लिए आत्मनिर्भर बनाया। मुझे आज भी याद है कि बचपन का वह समय जब घर के बड़े बुजुर्ग पूरे दिन अनाज नहीं खाते थे और चावल और बहुत सारे दूसरे अनाज से ही घर में बना करते थे। और एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान, दोनों विभूतियों को शत शत नमन। बिल्कुल, और अमन आज देश में बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से गांधी जी ने उस समय शांति का संदेश दिया था, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम हिंसा का रूप अपनाते हैं तो वाकई में किसी भी चीज में वो चीज और दुगनी होकर बिल्कुल मिलती सही है। बात है। अगर प्यार हम मोहब्बत से जो रहते हैं उसकी अलग बात होती अगर है। हम हिंसा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सामने वाला भी करेगा, वो चीज दुगनी हो गई। लेकिन वहीं अगर हमने अमन और शांति का हाथ बढ़ाया तो वही अमन और शांति वो दुगने या चौगुने तौर पर फैलेगी। बिल्कुल, और ये संदेश आज के दिन जाना भी चाहिए। इसी तरह से एक हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि आज के दिन की प्रासंगिकता को देखते हुए आज तो गांधी शास्त्री जयंती के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च नागरिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री की उपाधियों से विभूषित भी रहे हैं। ये हमारे आदर्श रूप में पूज्य हैं। गांधी जी का दर्शन हमारे सर्वधर्म स्वभाव का पोषक है। हमें उन आदर्शों को यथा योग्य अपनाना चाहिए। बिल्कुल, और देखो एक और लिखते हैं कि सादगी थी आंखों में, लिहाज से बहुत देसी थे, तालीम थी बड़ी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी मंजरी कि वो दूसरे नहीं तीसरे प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे गुलजारी नंदा और तीसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। और जब लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे तब गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से इसी पद पर आसीन होना पड़ा। और हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। ये दोनों महान नेताओं ने हमें अनुशासन और कर्मयोगी बनने का रास्ता दिखाया, साथ ही अस्पृश्यता का निवारण और अहिंसा का महत्व भी समझाया। इसके बारे में हम भी कुछ देर पहले बात कर चुके हैं। आज के परिवेश में हमारी युवा पीढ़ी में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसको रोकना बहुत ही जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और गांधी जी और शास्त्री जी की जीवनी हम सब के लिए मार्गदर्शन है। बिल्कुल सही लिखा है। आगे लिखते हैं कि साल 2022 में हमने भी सब परिवार दांडी यात्रा की थी, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। उस जगह और उससे जुड़ी कुछ दुर्लभ कई सारी तस्वीरें जो वहां लगाई गई थी, वो म्यूजियम भी देखा था। वाकई में जब हम ऐसी जगह जाएं तो उन चीजों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और साथ में अगर बच्चे गए हैं तो बच्चों को बारीकी से उनके एक एक चीज के बारे में म्यूजियम में जो भी रखी हुई है, अपने इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनके बारे में, और जो व्यक्तित्व उस बीच उस दौरान जिन्होंने योगदान दिया उनके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारी जानकारी वहां पर ऐसे लगाए जाते हैं, पत्थर जिन पर उकेरी जाती है, तो वहां आप पढ़ लीजिए। लेकिन बच्चों को, क्योंकि अगर उन्हें इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो कुछ समझना चाहें, तो कई बार हमें ये नहीं कि हम वहां देखने में लगे हैं या सिर्फ अपने फोटो खींचने में लगे हैं, उन दृश्यों को उनको उनकी जो जिज्ञासा है उन्हें शांत करना चाहिए। बिल्कुल, तभी जब हम ये बात करते हैं कि ये आदर्श उन्हें आगे लेकर जाने हैं, तो जब तक वो इन बातों को समझेंगे ही नहीं, वो आगे उन्हें बताएंगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। और साथ में ऐसी जगहों पर बहुत सारी किताबें भी मिलती हैं उनसे जुड़ी, तो बच्चे ठीक है उस समय नहीं पढ़ने में रुचि लेंगे, लेकिन आप उनको खरीद के घर जरूर ले जाइए और खुद बैठ करके बच्चों को बैठा के आप कहानी के तौर पर उनको आसान शब्दों में उसको बताइए, तो बच्चों को वो चीजें ज्यादा याद रहती जो हम बोल करके उन्हें अपने शब्दों में सुनाते हैं कहानी की तरह, वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब हमने बचपन में जब किताबों में हम बापू के बारे में पढ़ते थे और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा था हमने, तो उनके जो छोटे छोटे से किस्से थे कि किस तरह उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और फिर ये स्वाधीनता के संग्राम में भी वो संघर्ष उनका रहा, जेल भी गए और किस तरह से फिर वो बाद में प्रधानमंत्री बने और उनको महात्मा गांधी की उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि दी गई बापू को। और 2 अक्टूबर को तो फिर बहुत सारे स्कूल में भी फंक्शन होते थे। और देखो ना, बातें करते करते समय हो गया एक अंतराल का। जी।
अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं जी। कार्यक्रम सखी सहेली में और अब सुनते हैं एक गीत। विविध भारती के स्थापना दिवस के बहाने आओ मिलकर झूमे, नाचे, गाएं तराने। मिलेगी मीठे गीतों की फुहारें, खास होगी सिलसिलेवार यादें। हम आपके परवाने और आप गीतों के दीवाने। हमारी आपकी चाहत का जश्न है 66वां सालाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, क्योंकि विशेष कार्यक्रम जो है उस दिन सजाना। 3 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से विशेष कार्यक्रम होगा। दिलकश हैं, दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं, अगलो होश नमी दानम। 3 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से फेसबुक लाइव के लिए जुड़िए www.facebook.com/VVS मुंबई पर, और YouTube लाइव के लिए youtube.com/विविध भारती। तो आओ मिलकर झूमे, नाचे और गाएं तराने। और अब वक्त है मंजरी कथा सुधा का, तो सब मिलकर सुनते हैं हम एक साथ में कहानी प्रायश्चित का तीसरा भाग। जी।
कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का तीसरा और अंतिम भाग। स्वर अमरकांत दुबे का है। अब तक आपने सुना, ठेकेदार से दफ्तर का जो काम कराया गया था उससे सुबोध चंद्र प्रभावित नहीं थे। ठेकेदार को वो इसके लिए चेतावनी देते हैं कि अगली बार अगर वो मुतमईन नहीं हुए तो दूसरे ठेकेदारों को भी उसका काम दिया जाएगा। बाद में ठेकेदार को देने के लिए जो रुपए उन्होंने दफ्तर के एक दराज में रखे थे, उन रुपयों को वहां न देख सुबोध चंद्र के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। इस बात की चर्चा वो अपने मित्र और सहकर्मी मदारी लाल से करते हैं। वे अपनी आर्थिक तंगी और मानसिक विवशता की हालत का उससे बयान भी कर चुके होते हैं। इतनी बड़ी रकम जुटाने की असमर्थता और होने वाली बदनामी को असहनीय जान सुबोध चंद्र फिर खुदकशी कर लेते हैं। इसकी जानकारी जब मदारी लाल को मिलती है तो पहले तो वो सारी परिस्थितियों को जान लेता है कि कहीं शुभा की सुई उसकी तरफ तो नहीं है। पर जब उसे पता चलता है कि मरहूम सुबोध चंद्र ने मरने से पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी पर भी शुभा जाहिर नहीं किया था और उल्टे मदारी लाल के लिए अच्छा ही लिखा था। सुबोध चंद्र के बच्चे और बीवी की हालत देख मदारी लाल के अंदर का इंसान जाग जाता है। इसके बाद सुनिए कि आगे क्या होता है। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे उन्हें गुमान भी न था कि उसका ये फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की उनकी कतई इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोगों को तो वो मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब कुछ उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था, कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। सुबोध की पत्नी रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया,
तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम तो व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समाई। मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों से तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को न रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था सो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम होगा। वो तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं, पर है ये किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूं कि उस पापी को बचकर जाने न दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें, आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की ये दुर्गति भी होनी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ साफ कह दे कि मैं ही हूं वो दुष्ट, वो अधम, वो पामर। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहें, वो ही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इस दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम, हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अता कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने को भी ना आए। जरा सा धाड़स ही दिया होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई और ये सारा खर्च मदारी लाल ने किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं, उनसे हम मरते दम तक ऋण न हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की भी छाह तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहां देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। बस इसी तरह हमारे ऊपर दया बनाए रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है।
पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपए पूरे न पड़े। अभी तो अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल ने कहा, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती का ही सहारा है? जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी लाल ने कहा, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए? रामेश्वरी बोली, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। अरे ये क्या कह रही हो? मदारी लाल ने कहा, अभी तो बेटी का ब्याह करना है। उसके ब्याह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए ब्याह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी ने कहा, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी? दूसरा है ही कौन? मदारी ने कहा, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गईं। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काटकर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र सुना न गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। आज आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का तीसरा और अंतिम भाग। स्वर अमरकांत दुबे का था। बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल के शौर्य की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने एक गांव था, उसको घेर लिया था रात को हम लोगों ने, और मुझे अंदेशा था कि अंदर कुछ आतंकवादी होंगे। तो उस योजना में हम चूंकि अंदर गए नहीं थे, अंदर वो क्या कर रहे थे हमें पता नहीं। तो वो 3 व्यक्ति जो है वो गांव के दूसरे कोने में एक घर से पीछे पीछे होते हुए चले गए और वहां से उन्होंने ललकारना प्रारंभ किया। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। लेकिन सिपाही जब करता है और अगर गलती करता है तो he pays, you generally pay with blood, at times life, at times limb। या तो रक्त बहता है या जीवन जाता है या हाथ या पैर या कुछ न कुछ शरीर का कोई अंग का नुकसान होता है। विविध भारती के स्थापना दिवस पर विशेष सैनिकों की शौर्य गाथा। मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई आ रहा है। फिर मैंने ये तीसरी गलती करी कि मैं पीछे घूमा, लेकिन पीछे घूमते घूमते मुझे एक काम करना चाहिए था कि वो हथियार जो मैं नीचे की तरफ मेरा पॉइंटेड था उसको मुझे सीधा करना चाहिए था। वो मैंने नहीं किया। मेरा हथियार अभी भी जमीन की तरफ था मेरा, और उसका सीधा मेरी तरफ था। जिंदगी और मौत में इतना ही फर्क होता है। उसकी ट्रिगर पहले चल गई, मेरा जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई, गला फाड़ते हुए जबड़ा निकल गया। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुनना न भूलिए 3 अक्टूबर शाम 7 बजे। चंचल, आज है
विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। इसे विश्व आवास दिवस भी कहा जाता है। राज्य या कस्बों और शहरों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय और या आवास के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये आवास की जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, इसका समाधान हो सके, इसके लिए 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को इस दिन को मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और इसे पारित किया। और संयुक्त राष्ट्र ने हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम भी जारी करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके जरिए आम आदमी के जीवन की में मूलभूत अभाव चीजों का अभाव ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। और इस बार की थीम क्या है चंचल? 2023 के लिए जो थीम रखी गई है वो है लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, शहर विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। और इस विषय के तहत इस बात पर गौर किया जाएगा मंजरी जी कि शहर निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। ये विषय दुनिया भर के शहरी क्षेत्रों का सामना करने वाली चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के साथ संरेखित भी है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की जरूरत होती है कि आश्रय मिले। देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो पूछो परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। हो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। हो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों। देखिए घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय आ गया है, तो लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा का नमस्कार।